बायकॉट टर्की एक ऐसा हैशटैग जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जब तनाव चरम पर था, तब मिडिल ईस्ट के इस देश ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की और पाकिस्तान के हक में दुआएं मांगी, जिसका बुरा असर अब देखने को मिल रहा है। देश की बड़ी आबादी तुर्की के विरोध में खड़ी हो गई है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टूरिज्म पर रोक लगाने की मांग हो रही है, जिसकी पहल पुणे के सेब व्यापारियों ने कर दी है। तुर्की से हुए सभी सेब के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। बायकॉट किया क्योंकि जो एक 5-6 दिन पहले से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट किया। जब से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू है, तब से टर्की एप्पल का 20% भी रिक्वायरमेंट बची नहीं है अभी। इतिहास गवाह है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने तुर्की के साथ संबंध दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा हर बार ये खराब ही होते गए। इस वीडियो में बात भारत और तुर्की संबंधों की। दोनों देशों के बीच पुराने संबंध कैसे रहे और अब जब संबंधों में खटास है तो इसका कारण क्या है, और क्यों बार बार भारत से मिली मदद के बावजूद तुर्की भारत के बजाय पाकिस्तान को गले लगाता है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिन देशों के साथ संबंधों को तरजीह दी, उसमें तुर्की भी शामिल था। जेएनयू में वेस्ट एशिया मामलों के प्रोफेसर ए.के. पाशा बताते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से ही नेहरू चाहते थे कि तुर्की से संबंध अच्छे रखे जाएं। जब भारत आजाद हुआ, नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब भारत ने जिन देशों को मान्यता दी, उस पहली लिस्ट में तुर्की का नाम भी शामिल था। लेकिन जब शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ, दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बंट गई। तब नेहरू चाहते थे कि तुर्की उनके साथ गुटनिरपेक्ष बना रहे, यानी कि तटस्थ रहे। लेकिन तुर्की ने अमेरिका का साथ दिया और पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ चला गया। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के शासन में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जंग हुई, तब तुर्की ने अपने नेटो के साथ ही पाकिस्तान का साथ दिया, न कि भारत का। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क भी बिल्कुल न्यूनतम बने रहे। 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक बार फिर से तुर्की से संबंध बनाने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन कुछ महीनों बाद 1974 में तुर्की ने भारत के मित्र देश साइप्रस पर अटैक कर दिया। साइप्रस के राष्ट्रपति रहे आर्चबिशप मकारियोस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बड़े नेता रहे थे। नेहरू के साथ उनके अच्छे संबंध थे, जो इंदिरा सरकार में भी बने रहे। ऐसे में तुर्की और साइप्रस की इस जंग में भारत ने अपने पुराने दोस्त साइप्रस का साथ दिया और तुर्की को पाकिस्तान का समर्थन मिला। प्रोफेसर पाशा बताते हैं कि इंदिरा गांधी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद उन्होंने गुटनिरपेक्ष नेताओं के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ कार्रवाई भी की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ती चली गई और पाकिस्तान और तुर्की की नजदीकियां बढ़ती हो गई। वैसे तो तुर्की हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता आया है, लेकिन 80 के दशक के आखिर में कश्मीर का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति की पड़ताल के लिए एक समूह बनाया, जिसमें तुर्की खूब सक्रियता दिखाने लगा। ऐसे में भारत ने तुर्की को वापस से साधने की कोशिश की। 1984 में जब राजीव गांधी की सरकार आई, तब दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति JCETC की स्थापना की गई। व्यापार के साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने पर राजीव गांधी सरकार ने भी जोर दिया। तुर्की ने भी गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर वो पाकिस्तान के पाले में ही खड़ा रहा। यहां तक कि NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत के शामिल होने पर भी तुर्की ने आपत्ति जताई। VP सिंह और नरसिम्हा राव का दौर उदारीकरण का दौर था। तुर्की के साथ एक बार फिर व्यापार बढ़ाने की कोशिश की गई। 1996 में भारत तुर्की संयुक्त व्यापारिक परिषद का गठन भी किया गया, लेकिन तुर्की पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा और कोई व्यापार से अलग गहरी साझेदारी स्थापित नहीं हो पाई।
1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद तुर्की ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन वाजपेयी सरकार ने कूटनीतिक संबंधों में सुधार लाने की कोशिश की, जो काफी हद तक कामयाब भी रही। 1998 से 2001 के बीच तुर्की में भारत के राजदूत रहे M.K. भद्र कुमार बताते हैं कि जब मैं तुर्की का राजदूत था तब संबंध बहुत अच्छे थे। तुर्की के प्रधानमंत्री बुलंट येल्डिन भारत के दौरे पर आए। उन्होंने पाकिस्तान होते हुए भारत जाने से इसलिए इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान के शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटा था। बुलंट सीधे भारत आ गए थे। 1990 से 2001 के बीच ऐसा लगने लगा था कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब आ जाएगा। दोनों देशों के बीच बड़े व्यापारिक डील्स तेल, विमानन और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में होने लगे थे। लेकिन 2002 में अर्दोगान की पार्टी इस्लाम के नाम पर सत्ता में आई और परिस्थितियां दोबारा बदल गई। बीबीसी में छपे अपूर्व कृष्ण के आर्टिकल के मुताबिक इस्लामवाद को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नेता रिसेप तैयब अर्दोगान तुर्की के पहचान को बदलने की कोशिश करने लगे। वो धीरे धीरे तुर्की को मुस्लिम देशों के नेता बनाने की कोशिश में लग गए। अलग अलग देशों में फैले मुस्लिम समुदायों के मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर उठाने लगे, जैसे फिलिस्तीन संकट। इसमें अर्दोगान ने कश्मीर को भी शामिल कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्दोगान के शासन में तुर्की और भारत के संबंध खराब ही होते गए। कई बार रिश्ते दुरुस्त करने की कोशिश हुई है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। प्रोफेसर पाशा इसके पीछे दो बड़े कारण बताते हैं। पहला है व्यापारिक असंतुलन और दूसरा है तकनीकी आदान प्रदान। प्रोफेसर पाशा के मुताबिक तुर्की को लगता है कि भारत और तुर्की व्यापारिक संबंधों में ज्यादा फायदा भारत का होता है। वो तुर्की को सामान ज्यादा बेचता है, बल्कि खरीदता कम है। तुर्की चाहता है कि इसे दुरुस्त किया जाए। भारत भी तुर्की से सामान ज्यादा खरीदना शुरू करे। साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में भारत जो प्रोजेक्ट चला रहा है, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स में तुर्की को शामिल करे भारत, ऐसा तुर्की की सोच है। बीबीसी में छपे अपूर्व कृष्ण के आर्टिकल के मुताबिक अर्दोगान के शासन में दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने का बड़ा कारण थोरियम भी है। तुर्की के पास अपना तेल या गैस का भंडार नहीं है, इसलिए वो थोरियम के जरिए बिजली बनाना सीखना चाहता है भारत से, क्योंकि भारत के केरल में थोरियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है और यही थोरियम तुर्की में भी पाया जाता है। भारत केरल में मिलने वाले थोरियम से बिजली बनाता है। तुर्की भी यह तकनीक अपने यहाँ चाहता है, लेकिन 2017 और 2018 में 2 बार भारत की यात्रा पर आए अर्दोगान को बिना इस तकनीक के खाली हाथ लौटना पड़ा था, जिससे तुर्की को लगता है कि भारत के साथ संबंध नहीं सुधर सकते। वैसे तो तुर्की दशकों पहले से ही कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के पक्ष में रहा है, लेकिन प्रोफेसर पाशा मानते हैं कि हाल के सालों में गुलान मूवमेंट एक ऐसी कड़ी रही है जिसके चलते अर्दोगान एक बार फिर कश्मीर को लेकर मुखर होने लगे हैं। क्या है गुलान मूवमेंट? साल 2016-17 में तुर्की के अंदर एक बगावत हुई। अर्दोगान ने इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया अमेरिका में मौजूद तुर्की के धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलान के संगठन को। आरोप लगा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA गुलान का इस्तेमाल करके तुर्की में तख्ता पलट करना चाहती है। प्रोफेसर पाशा बताते हैं कि गुलान मूवमेंट भारत में भी सक्रिय रहा है। तब अर्दोगान ने उम्मीद की थी कि भारत अपने यहाँ चल रहे गुलान मूवमेंट या उसके स्कूलों दफ्तरों को बंद करा देगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अर्दोगान कश्मीर को लेकर मुखर हो गए और खुद को मुस्लिम देशों का नेता बनने पर जोर देने लगे। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भले ही भारत और तुर्की के संबंध उतने मधुर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से तुर्की की दोस्ती का कारण क्या है? सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस्लाम के आधार पर तुर्की की वैचारिक करीबी है। इसके अलावा शीत युद्ध में तुर्की और पाकिस्तान अमेरिका के सहयोगी रहे हैं, यानी कि इनके बीच का सुरक्षा सहयोग काफी गहरा है। अर्दोगान ने खुद को इस्लामिक नेता की छवि दे दी है। तुर्की और पाकिस्तान के संबंध 1950 से हैं, लेकिन इस रिश्ते में
इस्लामिक एंगल अर्दोगान के शासनकाल से शुरू हुआ है। लेकिन मिस्र और यूएई में भारत के राजदूत रह चुके नवदीप सूरी इस रिश्ते को सिर्फ वैचारिक करीबी नहीं मानते। नवदीप सूरी ने बीबीसी को बताया था कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट मिल रहा है, इसलिए दोनों के बीच और ज्यादा करीबी है। तलमीज अहमद मानते हैं कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम कॉरपोरेशन में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि अर्दोगान ने कोशिश की थी कि एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे। इस्लामी या मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे में इस्लामिक दुनिया में उसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। पाकिस्तान के साथ तुर्की का सैन्य सहयोग तो पहले से ही था, लेकिन अब इस्लाम भी आ गया है। इन सब के बावजूद आज भारत और तुर्की के बीच अच्छा खासा व्यापार होता है। द मिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10.43 बिलियन तक पहुंच गया था। इसमें भारत का निर्यात $6.65 बिलियन और आयात $3.78 बिलियन का रहा। भारत तुर्की को मशीनरीज, लोहा इस्पात, तिलहन और कीमती पत्थर जैसे उत्पाद निर्यात करता है। वहीं भारत तुर्की से खनिज तेल, फ्लैट स्टील, प्लास्टिक और कपड़ा आयात करता है। लेकिन फरवरी 2024 से फरवरी 2025 के बीच दोनों देशों के व्यापार के आंकड़ों में स्पष्ट गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट दर्शाती है कि राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव सीधे तौर पर व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। तुर्की और भारत दोस्त हैं या दुश्मन, इसका जवाब कठिन है। दोनों ही देश एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।